माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैंने ऐसे ही एक परिचर्चा करना शुरू किया और मैंने रखा कि बात बात में बात की बात, बकवास में बातचीत की, बेकार की बातचीत, बेमतलब की बातचीत, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है, जिसका कहीं कोई संदर्भ नहीं है, जिसका कहीं कोई सरोकार नहीं है, जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार की मैं बातचीत कर सकता हूँ क्या हम सिर्फ इस प्रकार की ही बातचीत करने लगे हैं संभल संभल करके कि अब हमें किसी विषय पर बोलना ही नहीं है? या अगर बोलना भी है तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने नफ़ा नुकसान को देख करके, अपना नफ़ा और नुकसान देखते हुए बोलना है। हम ऐसे ही क्यों बोलेंगे? हमें क्या मतलब है किसी से? कौन हमारे घर में घी लेकर हमें खिलाने आ रहा है? हम दूसरों के दुख से इतने दुबले क्यों पड़ रहे हैं? या हम दूसरों के सुख से इतने अधिक परेशान क्यों हैं? मनुष्य की अजीब सी आदत है, उसकी थाली में जो पड़ा होगा वो उसकी बात नहीं करेगा। वो अपना सर्वाधिक समय ज़ाया वहाँ करेगा जहाँ से उसका न तो कोई सरोकार है, न तो कोई मतलब है। जैसे भारतीयों की आदत है ना, दूसरों के घर की बातचीत करना, कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, उसकी पूरी कथा भी उसको पता है, उसकी बातचीत भी पूरी करेगा वो, और वहाँ वो रुकने का, ठहरने का नाम भी नहीं लेगा। दूसरों के घर में झांकने की आदत है ना। तो कहते हैं ना कि लोग, कोई अंगुली दिखाता है ना आपकी तरफ, तो एक अंगुली आपको दिखा रहा है, 4 अंगुलियां तो उसकी तरफ है ना भाई। कि तुम्हारो कई कर लेगा। दिखा रहा है, दिखा दे। हम सब अपने अंदर शायद झांकना नहीं चाहते हैं, और सभ्यता की इस पूरी कड़ी में, विकास की कड़ी में, तो ये दूसरों की तरफ उंगली दिखाने की जो हमारी बहुत पुरानी आदत है ना। हम कहते हैं ना कि मुगलों ने देश को लूटा, अरबों ने लूटा, पुर्तगालियों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। उससे पहले भी न जाने कितने लोग आए और लूटते रहे और लूटते ही रहे। वर्ण व्यवस्था ने डैमेज किया, खाए पिए अगाहे लोगों ने इसको तबाह किया। लेकिन हमने कभी इस प्रकार का नैरेटिव शायद बनाया ही नहीं कि जिसमें जो लोग एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं वो कभी विलेन के रूप में हमारे सामने आए। कमज़ोर की जो कहानी है वो कहानी ही चलती रही, और हम उस गहराई तक शायद जाने का उपक्रम नहीं उठा सके। ओशो का नाम आपने सुना ही होगा, आचार्य रजनीश। अगर संभव हो तो उनके भाषण सुनिए आप ज़रूर। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, और बाकी दूसरी भाषाओं में भी आजकल तो ऑटोमेटिक डबिंग हो जाती है, जिनका शॉर्ट नाम है ओशो। और किस तरह से उन्होंने उनको मतलब आधुनिक मतलब हमारे समय का बहुत बड़ा फिलोसोफर भी कहा गया, और उन पर बहुत सारी तोहमत लगी, और उन्होंने धर्म की एक मॉडर्न व्याख्या करने का प्रयास किया, और मानव सभ्यता को फिर से रीडिफाइन करने के क्रम में उन्होंने बहुत सारी उन विषयों पर बातचीत की जिन पर कि आमतौर पर प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग बात करने से कतराते हैं, या उसको नज़रअंदाज करते हैं, या उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग डोमिनेंट लोग हैं सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, तमाम चीज़ों में, इकोनॉमी में, नॉलेज में।
आचार्य रजनीश ने उन तमाम विषयों को उठाया, चाहे धर्म का मसला हो, चाहे जाति का मसला हो, चाहे स्त्री की आज़ादी का मसला हो, चाहे संभोग का मसला हो, सेक्स को लेकर के जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर रजनीश ने बहुत विस्तार से बातचीत की है। और सेक्स हमारे समाज की मानसिकता को निर्मित करने में क्या भूमिका निभाता है और धर्म उसके बारे में क्या सोचता है, समाज की मान्यताएं क्या बोलती है, और वास्तव में प्रकृति ने मनुष्य को जो कुछ प्रदान किया है, जो कुछ दिया है, उसमें संभोग की, काम भावना की क्या भूमिका है। मानव सभ्यता का विकास ही उससे हो रहा है। मानव सभ्यता अगर आज तक यहाँ तक आई है तो उसके केंद्र में वही है, लेकिन उसको लेकर के इतना फोबिया क्यों है, इतना अधिक लोगों में डर क्यों है। ओशो उसकी संपूर्ण उनकी किताब ही है संभोग से समाधि की तरफ। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बाज़ार में उपलब्ध है वो, कि संभोग करने के बाद इंसान कैसे समाधि की तरफ जाता है और कैसे फिजिकल और मेंटल जो पूरी प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन की, उसमें सेक्स की क्या भूमिका है और आमतौर पर हम उस पर बात करने से क्यों डरते हैं, या उसको एक अछूता विषय धर्म ने सदियों सदियों तक कैसे बना के रखा और कैसे उसके नाम पर शोषण किया, एक बहुत बड़े समाज को, एक बहुत बड़े वर्ग को उन सारी चीज़ों से कैसे वंचित रखा, और उसमें मनुष्य की वर्जनाएं, मनुष्य के प्रतिबंध और मनुष्य की चेतना कैसे लगातार कह सकते हैं कि डैमेज होती रही, कमतर होती रही, उसका महत्व कैसे अपने आप कम होता चला गया। तो प्रकृति ने जो मनुष्य को महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान की है उसमें संभोग या सेक्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तमाम चीज़ें प्रकृति ने दी है, मनुष्य को जीवन दिया है, क्या नहीं दिया है प्रकृति ने। अगर प्रकृति नहीं है तो जीवन भी नहीं है। आज अगर मार्स पर और मून पर लाइफ सर्चिंग चल रहा है तो उसके पीछे भी वही है कि वहाँ पर भी प्रकृति की संभावना को पहले देखना होगा, उसके बाद बाकी तरह की संभावनाएं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनकी हम बातचीत कर सकते हैं, उनकी महत्ता समझ सकते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी चेतना परिष्कृत होती चली जाएगी, परिमार्जित होती चली जाएगी, और हम चीज़ों के बारे में अपनी एक महत्वपूर्ण राय कायम कर पाएंगे। और वो राय कायम करने का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप मुकम्मल होता चला जाएगा। और जितना अधिक हम दुर्भावनाओं से ग्रसित रहेंगे उतना अधिक हम अपना ही नुकसान करेंगे। भोले भाव में आकर के गलती नहीं करना है, किसी से झूठा वादा नहीं करना है और किसी को पैसा उधार नहीं देना है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। लोग आपसे पैसा ले जाएंगे तब और होंगे, और पैसा आपको वापस लौटाना होगा तब वो आदमी ही पूरी तरह से बदल चुका होगा। ये सच है। मैं बेंगलोर में था और इधर लंबे समय से वापस लौट के आया, और हमारे यहाँ पे अनाज को संरक्षित करने की एक परंपरा है। तो ये कोठियाँ बना के रखी हुई है पत्थर की, तो इसमें गेहूँ 4-5 साल से पड़े हुए थे। पहले तो मेरी वाइफ थी, उन्होंने साफ करकुरा कर भर दिया अंदर, और फिर वो भी हमारे साथ आ गई। तो फिर अभी जब आकर के खोल के देखा तो 1 महीने पहले देखा था तो गेहूँ ख़राब हो चुके थे। फिर अभी दूसरी कोठी खोली तो उसमें से खा रहे थे निकाल निकाल के पिसवा के, लेकिन वो भी ख़राब हो चुकी है। तो आज वो अभी मैं अपनी स्कूटी पर एक एक कट्टा लेकर के ले गया और तुलवा के बेच दिया दुकान वाले को और पैसा लेके आ गया। अब उसी पैसे से अच्छा गेहूँ ले लेंगे और वापस साफ़ करके भर देंगे।
बेंगलोर में तो हम 10 किलो का आटा लेके आते थे 500 रुपये में। यहाँ गेहूं का भाव 25, अभी जो ख़राब गेहूं था उसको 22 रुपये किलो लिया उसने, वापस लाएंगे तो 25 रुपये किलो मिल जाएंगे। 1 रुपया पिसाई का, 2 रुपये को पिसाई का ले रहा तो 26-27 में मिल जाएगा। बेंगलोर में तो पिसवाने का 5 रुपया लेता था 1 किलो का अनाज का भाई, और गेहूं भी 45 रुपये किलो मिलता था वहाँ पर। तो महंगा है, क्योंकि उधर साउथ में तो वीट खाते भी नहीं और इतना पैदा भी नहीं होता है। और यहाँ पे गेहूं सस्ता है, मतलब हमारे लिए सस्ता ही है। सरकार जो गेहूं देती है, जो 5 किलो गेहूं मिलता है, पता है आपको ना, वो तो 1 रुपये किलो शायद मिलता है, शायद फ्री में देती है, उसका कोई पैसा नहीं है। तो लोग वहाँ से लेके आते हैं राशन की दुकान से, वापस दुकान पे बेच देते 25 रुपये किलो, 24 रुपये किलो में। यही हो रहा है। अब खाना बन रहा है, ऊपर हमारा किचन है छोटा सा, तो उसमें जाके खाना भी खाना है। अब कुछ काम करने शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास ही ले रहा था जैन की, हमारी यूनिवर्सिटी की, लेकिन अब वो क्लासें शायद ख़त्म हो गई है। कुछ असाइनमेंट इवोल्यूशन करना है, बाकी दूसरा काम करना है, और बाकी यूट्यूब पर आप लोगों के साथ बने रहेंगे। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे और हमारा चैनल चल जाएगा, तो हम आगे इंटरव्यू भी करेंगे लोगों के, साहित्य की बातें भी चलेगी, राजनीति की बातें भी करेंगे, बाकी तमाम जो समस्या उन पर भी बातचीत करेंगे, और ये सिलसिला एक कन्वर्सेशन के साथ आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो चैनल है डॉक्टर के की हिंदी, वो ज़रूर चल जाएगा, और इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा, और यूनिवर्स भी मेरी मदद करेगा, उसका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी गाए बगाए इसमें अपनी मदद की है, मेरा मनोबल बढ़ाया है, जिन्होंने मेरा मनोबल तोड़ा है, मेरा मजाक उड़ाया है, मस्करी की है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने मेरी इंसल्ट की है मेरे सामने ही, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कि ये क्या करेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, हमेशा फेल हुआ है, और अभी जा रहा है घर पे, वहाँ पर भी हमेशा वहाँ भी फेल ही होगा है, देखना है, और वापस लौट के मेरे पास ही आएगा। इसे न कुछ आता है न कुछ जाता है, इसने अपना पूरा समय बाहर रह करके पूरा बर्बाद किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, बहुत पैसा उड़ाया है, और अब इसके पास पैसा नहीं है, कंगला हो गया है, कड़का हो गया है। अब कोई पैसा उधार भी मत देना, और इससे बात भी मत करना, इसको पूरा आइसोलेट करो, इसको पूरा खारिज करो, नेगलेक्ट करो, इसको इसका सोशल बाइकाट करो। इस प्रकार की बातें भी चली, चलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? उनको सोचने दीजिए, उनको मौका दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और मन की भड़ास निकालते रहिए, भड़ास निकालेंगे तो अंदर अच्छी फीलिंग आएगी। मैंने कहा ना, जो ओशो जो बात कहते हैं कि संभोग करेंगे तभी तो आप समाधि की तरफ जाएंगे ना। भोग भी नहीं किया आपने, जीवन को आनंद ही नहीं लिया, तो आपको क्या पता है कि सेक्स क्या होता है, संभोग क्या होता है ना। तो वैसे ही उन सारी चीज़ों को फेस करना है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहते रहेंगे, कहते हैं, उनका काम है कहना, उनको मौका आप देंगे। अगर उनको आप सुन करके अनसुना कर देंगे तो ठीक है, कितनी बार कहेंगे वो, कितनी बार कहेंगे। जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते, वही आपकी इंसल्ट करना चाहेंगे। जो मदद करना चाहेगा वो कभी इंसल्ट नहीं करेगा, वो आपकी समस्या को समझेगा, और उसमें आपके पक्ष में कितना कुछ हो सकता है वो बात करेगा वो। बिल्कुल सही बात है। जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो उस तरह की भूमिका निभाएगा। वो सारे बाजार में जाकर के बातें दूसरों लोगों के सामने बातें नहीं बनाएगा आपकी। वो जो कुछ शिकायत होगी, शिकवा होगा, आपको अकेले में आकर के आपकी बात करेगा, सुनेगा, समझेगा, और उस सिचुएशन में जिस समय आप है वहाँ से क्या रास्ता निकल सकता है उस पर बातचीत चलेगी। कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई। जो नुकसान हो गया, जो गलती हो गई, अगर उसी को लेकर के बैठे रहेंगे तो कोई
रिज़ल्ट निकालना ही मुश्किल होगा ना। तो उस चीज़ को आप कहते हैं ना, उस पर आप धूल डाल दीजिए, उसको भूल जाइए, उसको अपनी ज़िंदगी से, अपनी उस कहानी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए कि हम अब ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। जो कार्ल मार्क्स कहता है ना कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास पाने के लिए सारा जहां है। इसलिए आप रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि पहले से आप कंगले हैं, कड़के हैं। तो आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो फिर इतनी क्यों चिंता कर रहे हैं आप? जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। और दुनिया के मजदूरों को कह रहा था उस ज़माने में, कब, 1848 में, कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आप इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। और जब जो कुछ भी है वो सब पाने के लिए है, तो फिर आपको इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने हिसाब से दुनिया, ज़िंदगी को बनाने का जो रिस्क है, जो जोखिम है, लीजिए आप। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है आज, तो फिर मुझे खोने का डर क्या है? बस यहीं से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे जाने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और अपनी कहानी को बदलने का एक सिलसिला शुरू करता हूँ, तो ये सिलसिला इस गहन संकट के भीतर से ही एक महत्वपूर्ण और मुकम्मल राह को निर्मित करने का काम करेगा। और अगर उस मुकम्मल समय के भीतर से, उस घनघोर अंधकार के भीतर से ही तो एक प्रकाश निकलेगा ना। जितनी बड़ी कठिनाई होगी, उतनी ही हमारे धैर्य की परीक्षा होगी कि हमारे अंदर मजबूत कुछ है कि नहीं, अंदर कुछ टिकने की क्षमता है कि नहीं है। बारिश आती है तो तालाब की जो पाल होती है, जैसे हमारे यहाँ कमल वाला तालाब है, उसकी परीक्षा तभी होगी ना जब पानी आएगा। अगर पानी ही नहीं आ रहा है तो उसकी परीक्षा कहाँ से होगी? और बारिश का तो बहुत इंतज़ार है, आ जाए बहुत जल्दी तो अच्छा ही है। बहुत आवश्यकता है बारिश की, बहुत ज़्यादा। तो बात यही है मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो फिर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए न जाने कितना है, जिसकी हमने शायद कल्पना कभी की ही नहीं होगी। उससे ज़्यादा भी चीज़ें हमारे पास है, और उन सारी चीज़ों का हाइपोथेसिस भी हमारे पास नहीं होगा या नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, यही समझाने का प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि कैसे हम उस कल्पना के साथ में, उस इमेजिनेशन और अपने कॉन्फिडेंस, अपने फैमिली का सपोर्ट, अपने ख़ास लोगों का सपोर्ट लेकर के अगर हम भीतर से और बाहर से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये बकवास जो हम कर रहे हैं, ये बकवास कुछ न कुछ तो रिज़ल्ट प्रदान करके ही जाएगी। इस बकवास का कुछ न कुछ तो परिणाम हमें मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये बकवास बेकार नहीं जाएगी। तो इस बकवास में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़ माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और सिर्फ इसको पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, सिर्फ बस लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है बस। आप सभी के पास मोबाइल है, इतना करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और सिर्फ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। गाली ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं कि बहुत बेकार बोलता है, तुझे कुछ नहीं आता है,
तू सच में बहुत बड़ा मूर्ख है। ठीक है, तो बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।